जी, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम एज़ यूजुअली आज भी थोड़ा-सा लेट है। मेरा नेटवर्क जो है वो तंग कर रहा है इंटरनेट। तो शुरू करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट टाइम बताया था कि इस दफ़ा हमारे साथ 2 वेट लिफ्टर हैं पाकिस्तान के, चैंपियंस हैं। बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं जो बहुत ज़्यादा मेडल्स वगैरह जीत कर लाए हैं पाकिस्तान से। तो वो भी हमारे साथ हैं स्टूडियो में। तो हम पहले आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपने एक भाई से, जो ये है कि मेरा तीसरा दिन ना थोड़ा-सा थकावट सी महसूस हो रही है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मेरी सीट जो है ना वो जो मुझे थोड़ा-सा वो सपोर्ट करेंगे, वो मेरी जगह पे कभी-कभी आपको बातें वगैरह सुनाया करेंगे। तो आपको मिलवाते हैं मोहसिन साहब से। जी, जी, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। मोहसिन। वालेकुम सलाम अबू बकर, क्या हाल है? क्या हाल है मोहसिन, ठीक हो? शुक्र अल्लाह का, आप अल्लाह का सुनाएं। करम, आप ठीक हो? खैर हो? जी जी। अल्लाह का करम है। तो मोहसिन मेरे साथ होंगे आज। और एक दो ऐलानात हैं। एक तो ये है कि शकील खान शकू साहब का मैसेज था कि चूँकि वो कह रहे थे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि अभी और जो शायर वगैरह हैं वो भी उनको भी जी लाएँ। तो वो उनका पैगाम था कि वो दोबारा एक नए एपिसोड के साथ आ रहे हैं बहुत जल्द, जिसमें दूसरे शोरा वगैरह को भी वो मौका मिलेगा और वो बाकायदा इसके बहुत ज़्यादा एपिसोड आते जाएँगे। तो इसी तरह हमारे एडिटर साहब अरशद खान साहब भी वो 3 मिनट्स क्योंकि वो करते थे प्रोग्राम जाकर, तो आजकल वो जा नहीं सकते कोरोना वायरस की वजह से। तो वो भी मेरा ख़्याल है ऑनलाइन एक दिन उसे किया करेंगे। तो ये जो प्रोग्राम है मेरे वाला, ये कभी-कभी हुआ करेगा, जब कभी वो अवेलेबल नहीं होंगे या बिज़ी होंगे तो शायद मैं आऊँ। तो शुरू करते हैं मोहसिन। जी जी। हम सबसे पहले दावत देते हैं अपने एक चैंपियन को। तो उनके मेडल्स वगैरह जो है वो बड़ी लंबी लिस्ट थी, मैंने थोड़ा-सा उसको कोशिश की थी आज ही देखने की, लेकिन वो बड़ी लंबी फ़हरिस्त है, हम्म। तो उन्हीं से पूछेंगे साथ-साथ थोड़ा-थोड़ा। तो साथ लेते हैं तलहा तालिब को। जी, अस्सलाम वालेकुम तलहा। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाई, चलो भाई। क्या हाल है तलहा? वालेकुम सलाम। शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं? ठीक है? अल्लाह का करम, आपकी तबीयत ठीक है, खैर-ओ-फ़ियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। अच्छा तलहा, हम इस प्रोग्राम में स्पेशली जो जिसमें मैं कर रहा होता हूँ जैसे होस्ट, उसमें हम जी इंट्रोडक्शन जो है वो खुद भी करवाते हैं डेफिनेटली। तो आपका इंट्रोडक्शन ये है कि वो बंदा वो गूगल पे खाली तलहा तालिब लिखे, तो बहुत लंबी वो फहरिस्त सी खुल जाती है। जी तो अभी मैं आज थोड़ा-सा देख रहा था आपका ताशकंद में का आपने गोल्ड मेडल वगैरह जीते उधर से, जी और आपके जो दोस्त वगैरह भी थे कि माशाल्लाह उधर वो गोल्ड भी थे, सिल्वर मेडल्स भी जीते आप लोगों ने। तो जी हमें भी बिल्कुल। जॉइन किया साथ दूसरे हमारे चैंपियन ने, उन्हीं को भी साथ लेते हैं। हमारे दूसरे वो भाई भतीजे उस्मान राठौर साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम उस्मान। जी, अस्सलाम वालेकुम जी, उस्मान, अस्सलाम आवाज़ आ रही वालेकुम। है? जी वालेकुम अस्सलाम। जी, उस्मान भाई क्या हाल है? ठीक है, तबीयत ठीक है, खैर-ओ-फ़ियत? जी, उस्मान तबीयत ठीक है, खैर-ओ-फ़ियत हर तरह से? मुझे लगता है आवाज़ का प्रॉब्लम है। उस्मान भाई, आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आपकी आ रही है। जी जी। आपकी तबीयत का पूछ मेरी रहे हैं, आवाज़ तबीयत नहीं आ आपकी रही? बेहतर है? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, A1 ज़बरदस्त, आप सुनाएं? शुक्र अल्लाह का। अबू बकर भाई की आवाज़ नहीं आ रही है आपको? नहीं, उनकी आवाज़ नहीं आ रही। चलें, अच्छा। कोई तो अच्छा हो गया, आप उनसे पूछें। तलहा तलहा, आपको तो आ रही तो है आवाज़ मेरी? जी जी, आपकी आ रही है मुझे। दोनों उस्मान की भाई आ अपना रही है थोड़ा सा आपकी। अच्छा तलहा अपना थोड़ा। जी, हाँ, बोले बोले। जी, जी, जी मोहसिन जी। जी उस्मान भाई, अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा ज़रा ऑडियंस को करा दें, इनको पता लग जाए। हाँ जी, मैंने 1999 में वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की थी। मैं पहले स्पोर्ट्स का आगाज़ मैंने फ्री स्टाइल रेसलिंग से किया था। उसके बाद 6-7 माह बाद मैंने स्विच किया वेट लिफ्टिंग में, चूँकि हेलो? हाँ जी जी, आपकी जी, आवाज़ आ जी। रही है।
हाँ जी, चूंकि वालिद साहब भी वेट लिफ्टिंग करते रहे हैं तो फिर उन्होंने भी मुझे वेट लिफ्टिंग में जो है ना वो स्विच करवा दिया। तो 1999 से अल्हम्दुलिल्लाह आज 2020 है, स्टिल जो है वो कर रहे हैं। तो ठीक हो गया, मतलब आप मतलब तब से तकरीबन हाँ जी लिफ्टिंग करते हुए आपको कई साल हो 20 गए, 21 साल हाँ जी 15 20 20 21 साल साल हो गए। कर चुके हैं। जी जी। हाँ जी। ठीक है, तो आपने किस टाइप की, मतलब क्या आप लिफ्टिंग करते हैं, आप हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, क्या आप क्रॉसफिट करते हैं, किस टाइप की आपकी? देखें, क्रॉसफिट वेट लिफ्टिंग में जो है ना वो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्ट्स को ही जो है ना मिला के क्रॉसफिट लिफ्टिंग कहा जाता है। क्योंकि वेट लिफ्टिंग जो है वो उसका लफ्जी मायना वेट उठाना, लेकिन अगर आप इसको बोलेंगे ना ओलंपिक स्टाइल वेट लिफ्टिंग, फिर इस इंसान को समझ आती है कि ये किसी मखसूस गेम की बात हो रही है वेट लिफ्टिंग की। ठीक। और मैं जो 1999 में जो मैंने स्टार्ट लिया वो मैंने ओलंपिक स्टाइल वेट लिफ्टिंग से ही लिया है, क्रॉसफिट से नहीं। तो तब से जो है ना वो अब तक अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं ओलंपिक स्टाइल वेट लिफ्टिंग। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक हो गया। तो आप तलहा भाई, आप भी यही सेम ओलंपिक स्टाइल करते हैं? जी, प्रोफेशनल वेट ठीक, लिफ्टिंग है हमारी। प्रोफेशनल, ठीक हो गया। क्रॉसफिट, जी, क्रॉसफिट और पावर लिफ्टिंग दोनों एक अलग चीज़ें हैं। ठीक हो गया। तो आप क्योंकि दोनों यंगस्टर्स हैं, तो आप हमारे कुछ यंगस्टर भाई हैं, वो इस बारे में मालूमात लेना चाहते हैं कि अगर हम यंग एज में वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर दें तो वो क्या ग्रोथ को रोक देती है, क्या हाइट को रोक देती है? नहीं, मैं 2008 से शुरू हुआ हूँ, 8 साल का था मैं, और मेरी हाइट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है वेट लिफ्टिंग में। अच्छा। और मैं नहीं समझता कि ये सच बात है कि हाइट रुक जाती है, ग्रोथ नहीं होती। वेट लिफ्टिंग से आपके मसल्स पहले ही ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं, उस एज से पहले ही, जब जाके आपके मसल मैच्योर होने चाहिए। ठीक तो है। मैं समझता हूँ कि वेट लिफ्टिंग अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए, और ये बातें बनी हुई हैं, इसका कोई इतना इशू नहीं है कि कोई हाइट इशू रुक नहीं है। जाती है, ग्रोथ नहीं होती। ठीक हो गया। तो जी, इसका मतलब कोई भी आप एक्सरसाइज करें, कुछ भी आप जिम में करें, तो आपकी हाइट नहीं रुक सकती। शर्त यह है कि आप गलत ना करें। बिल्कुल। ठीक हो गया। अच्छा स्टाइल इस से होनी चाहिए, टेक्निक होनी चाहिए। अच्छा इस पे मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। देखें, मेरे नज़रिए में जो आपने ये जो क्वेश्चन किया है, जो अगर आप स्पोर्ट्स साइंसेस की बात करें, लेटेस्ट जो रिसर्च है कि जब इंसान वर्कआउट करता है तो उसके मसल्स को जो है ना वो ब्रेक डाउन शुरू होता है अंदर इंटरनल। ऐसे तो ही जब है। वो मसल ब्रेक डाउन इंटरनल होता है तो आपकी बॉडी को नीड होती है प्रोटीन की रिकवरी के लिए, कैलोरीज की, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की, डिफरेंट टाइप ऑफ जो है ना वो न्यूट्रिशंस, मल्टीविटामिन्स आपकी बॉडी को चाहिए। जब एक बच्चा शुरू करता है, जो कि एज वेट लिफ्टिंग में जो स्पोर्ट्स साइंस की रिसर्च कहती है कि 9 to 11 ईयर्स, अगर आपने जी। कोई एम अचीव करना है, 9 to 11 ईयर्स द गोल्डन एज टू स्टार्ट वेट लिफ्टिंग। तो अगर आप 9 साल की उम्र में एक बच्चे को वेट लिफ्टिंग स्पोर्ट्स में शुरू करवाते हैं और अगर वो ट्रेनिंग करता है, अगर उसकी बेसिक ये तो बात एक नेचुरल है कि उस एज में हाइट उसकी एक नॉर्मल बच्चे जितनी होगी जितनी होनी चाहिए 9 साल की उम्र में। लेकिन अगर वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू करता है तो उसके मसल्स की जो अंदर इंटरनल ब्रेकडाउन शुरू होनी है, उससे उसकी डाइट की नीड जो है ना वो एक आम पर्सन से डबल हो जाएगी। क्योंकि एक आम 9 साल का बच्चा कुछ नहीं कर रहा, वो एक रेगुलर कॉमन पर्सन की तरह डाइट ले रहा है। लेकिन उसी एज का एक 9 साल का बच्चा वो एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहा है, उसकी अंदर इंटरनल ब्रेक शुरू हो गई मसल्स की, उसको डाइट डबल चाहिए। तो जब स्पोर्ट्स साइंसेस के हिसाब से अगर आप डाइट लेते हो, मतलब मसल ब्रेकडाउन हो रही है, आप प्रोटीन का इंटेक कर रहे हो, आपकी डाइट अच्छी, कार्ब, न्यूट्रिशन, मल्टीविटामिन आप सारे पूरे कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ बढ़ेगी ना कि रुकेगी। और जब आपकी ग्रोथ मसल्स की बढ़ेगी तो ये 100% श्योर है कि हाँ आपकी हाइट भी बढ़ेगी। इसमें तो मतलब रुकने वाली बात ही नहीं पैदा होती, फिर आपकी हर बिल्कुल। लिहाज से हाइट बढ़ेगी। तो ये मैं आपको बात बता रहा हूँ स्पोर्ट्स साइंसेस के हवाले से। लेकिन जो हमारा पुराना जो बड़ों की बातें चलती आ रही हैं, उनकी ये बातें हैं कि वो एक गेम ना करना, हाइट छोटी रह जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। लेकिन ठीक। जो अब तो आपको पता है मतलब स्पोर्ट्स साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है, रिसर्च बहुत आगे जा चुकी हुई है। हम्म। तो ये रीज़न है। अच्छा इसमें जी जी। मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो सबसे मज़ेदार चीज़ है, मैं चूँकि पर्सनली भी जानता हूँ तलहा को भी और उस्मान को भी, और सबसे मज़ेदार चीज़ है इनके जो कोच और ट्रेनर हैं वो इनके वालिद साहब हैं दोनों के, उनके वालिद साहिबान हैं। हम्म। और ए, ए,
चूंकि मैं जब लास्ट टाइम गया हूँ पाकिस्तान, उस वक्त तलहा तो नहीं था उधर, ये गया होता इस्लामाबाद था वो ट्रेनिंग वगैरह पर अपने कैंप्स वगैरह में। तो मैं इनके क्लब गया तो इनके अब्बू के साथ बैठा हुआ, बल्कि उधर मैंने उनसे पहली दफ़ा उस दिन वो सीखा एक चीज़ नहीं, कि कहते हैं जी दुनिया में जो नंबर 1 वेट लिफ्टिंग का जो ये प्लेट्स और जो चीज़ें हैं ये स्वीडन बनाता है, स्वीडन की एक कंपनी है, वो है इलीको। हाँ। और मुझे बिल्कुल भी उसका इल्म नहीं था उस चीज़ का, जी। और मैं बड़ा वो हैरान हुआ सुनकर। तो दूसरा ये कि मैंने उनको देखा, वो उस वक्त गर्मियाँ थी, वो बिल्कुल अपने क्लब में बैठे हुए, और वो बहुत ज़्यादा लड़के जो हैं वो ट्रेनिंग कर रहे हैं उधर, और वो पूरा वो बता रहे हैं, उनको देख रहे हैं। तो मैं बड़ा वो इम्प्रेस हुआ यार कि एक जिस, और इनाम भट्ट का भी ऐसा ही है, उसके वालिद होते हैं साथ। तो वो बहुत खुशी होती है देख कर यार कि कितनी मेहनत कर रहे हैं अपने बच्चों पर, मतलब दूसरी तालीम के साथ साथ ये स्पोर्ट्स की तरफ भी खुद ही उनके कोच हैं। इसी तरह जो उस्मान साहब के वालिद हैं, वो मैं तो उन्हें प्यार से, बल्कि सभी कहते हैं जज्जी पहलवान, भाई जज्जी, मुझे तो सही नाम भी नहीं पता उनका भी। और उनका भी हम वो छोटे देखते थे, वो जा रहे हैं मतलब अपनी रूटीन में, कि वो सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कुछ हो, तो वो उन्होंने जाना है अपना, वो स्पोर्ट्स जो उन्होंने हमेशा रखी है साथ। मैं अभी थोड़ा सा, मेरे एक भाई हैं, उनकी मेहरबानी, शुक्रिया कि उन्होंने हमें साथ ज्वाइन कर लिया। उनकी तबीयत थोड़ी नासाज थी और मेरा नहीं ख्याल था कि वो हमें ज्वाइन करेंगे आज, तो मैं उनका थोड़ा सा तारुफ कराता हूँ। ये बेसिकली सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं PMLKU के डेनमार्क में, और ये लीगल एडवाइजर हैं पाकिस्तान कम्युनिटी फोरम डेनमार्क, और फॉर्मर सिक्योरिटी ऑफिसर डेनिश मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट। उसके बाद फॉर्मर एग्जीक्यूटिव चीफ एट स्टॉकहोम अरलांदा के स्वीडन के एयरपोर्ट। इन्होंने PhD किया स्वीडन से, और ये भी डेनमार्क में रह रहे हैं ये। उसके बाद ये फॉर्मर चेयरपर्सन एट कनाडा इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं, और बहुत लंबी इनकी लिस्ट है, और बड़े प्यारी शख्सियत है। इनको साथ लेते हैं, तो ये मेरा ख्याल है कि शायद इनकी तबीयत ना साथ थी। जी अस्सलाम वालेकुम जी भाई, क्या हाल है? ठीक हो? वालेकुम सलाम अबू बकर, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा डिटेल इंट्रोडक्शन करवा दिया है। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख के आप सब भाइयों को कि आप माशाल्लाह इस सूरत हाल में भी आप माशाल्लाह आपने बिजी रखा हुआ है किसी न किसी सरगर्मी में। तो मेरी असल में तबीयत आज थोड़ी सी ठीक नहीं थी, पता नहीं बस कुछ ऐसे कोई बदहजमी टाइप कुछ शायद हो गया कोई मसला। तो मैं आज जल्दी लेट गया था, फिर मुझे ख्याल आया कि आज तो वो कॉन्फ्रेंस कॉल है, मैंने उसमें शिरकत करनी है। तो वो जैसे ही मेरी आंख खुली तो मैंने आपको मैसेज फॉरवर्ड किया कि मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल मैं वीडियो शायद ना ओपन कर सकूँ क्योंकि ऐसे ही सोया हुआ उठा हूँ। हाँ जी। तो नहीं, तो आप एक काम करें ना, आप थोड़ा सा अगर जी अबू बकर भाई जी, आप सब दोस्त तो आप सब जानते होंगे अबू बकर भाई के बारे में, बहुत ही अच्छी शख्सियत के मालिक हैं ये। बड़ा जब इनसे फर्स्ट टाइम मेरी बात हुई तो ऐसे ही लगा कि जैसे मैं इनको बचपन से जानता हूँ। तो बिल्कुल भी, और जब इनसे बातचीत शुरू हुई इनके यानी कि जो ब्रदर्स है, तो वो इनकी और इनकी जो फैमिलीज़ है, मेरी फैमिलीज़ में काफ़ी मेंबर्स को मैं ऑलरेडी ही जानता था, और उनके घर भी मैं जा चुका हूँ, यानी कि हमारे फैमिली टर्म्स हैं उनके साथ ना। तो इसलिए कहते हैं कि जो है ना, आपको कहीं ना कहीं जब आप किसी से बातचीत करते हो तो कहीं ना कहीं सिलसिला यानी कि मिल जाता है आपको। और वो कहते हैं ना कि जिसमें दिल साथ हो ना, तो जिसके साथ आप किसी से बातचीत करते हो, अगर आपके दिल मिलते हो तो आप बड़ी जल्दी यानी जो क्लिक करते हो सारी चीज़ें। तो इनके साथ भी ऐसा ही हुआ है कि दिल जब किए क्लिक तो ऐसे ही लगा कि जैसे सदियों से ही जाने वाले हैं हम लोग ना। तो बहुत अच्छा लगा आप सब दोस्तों को देखकर इस तरह एक साथ। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अच्छा वसीम भाई ना, ये हमारे साथ हैं, हमारे बेहतरीन पाकिस्तान के इंटरनेशनल वेट लिफ्टर हैं दो। अच्छा एक है तलहा तालिब, बड़ी फेमस पर्सनैलिटी है ये बड़ा यंग सा बच्चा है, और ये इंशाल्लाह बड़ा नाम, ये अभी भी बहुत ज्यादा मेडल्स लेके आया पाकिस्तान के लिए, गोल्ड और सिल्वर और बहुत ज्यादा। और इसी तरह उस्मान राठौर साहब हैं, ये भी चैंपियन है, ये भी
अपने वेट के बेहतरीन पाकिस्तान के इस वक्त प्लेयर हैं। जबरदस्त तो जबरदस्त। मुझे ये आप साथ होंगे आपसे, हम जो थोड़े से ना वो वकालत से मुतलका हमें बहुत ज्यादा लोग जो वो पूछ रहे हैं जी थोड़ी जी सी चीजें ना, तो ये कि अगर ये है कि अभी जैसे आपकी तबीयत खराब है जी तो जी मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना भी वो प्यार किया कि आप कम से कम चले आए साथ। तो ये है कि आप रेस्ट करें, इजी हो, तो इंशाल्लाह हम दोबारा आपसे एक दिन रिक्वेस्ट करेंगे जी और जी उसमें बकायदा हम सबको आपसे ना वो सारे सवालात जो ये लोग स्पेन से, इटली से ये जी जी कैसे आ सकते हैं, क्या, चूंकि ये बहुत ज्यादा लोग जो जानना चाह रहे हैं, तो सही ये मेरा सही ख्याल है सही। आपसे पूरा वो प्रोग्राम करना पड़ेगा इस हवाले से। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये एक काफ़ी तफसीली प्रोग्राम है, जी। क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, काफ़ी क्वेश्चंस हैं, हम्म, काफ़ी सवालात भी होंगे लोगों के। तो उसके लिए वाकई एक जो है ना अच्छा खासा हाँ, टाइम चाहिए हमें इस पे बात करने बिल्कुल। के लिए। तो बाकी मेरी तरफ से तला ताला भाई और जो है उस्मान भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद, माशाल्लाह इतने शॉर्ट टाइम में खैर इन्होंने इतनी मुबारक, बड़ी शुक्रिया अचीवमेंट्स, आपका। शुक्रिया शुक्रिया। बड़ी अचीवमेंट्स आपने ली हैं इतने शॉर्ट टाइम में। तो माशाल्लाह आप आगे भी जाएंगे हमारी दुआओं के साथ, आमीन इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। ਤੇ ਠੀਕ ਭਾਈ ਦਸਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਸਟ ਕਰੋ, ठीक ਅੱਲਾह ਪਾਕ ਖੈਰ दें ठीक तंदुरुस्ती दें मैं इंशाल्लाह ठीक ताला वो बहुत आपसे रब्ता करके ना तो कोऑर्डिनेट जी करेंगे जी कुछ टाइम जिसमें ये है कि चले लोगों की दुआवां सानू मिल जाएंगी मुफ्त च। जी जी, बहुत शुक्रिया जी आप आपके मोहब्बत प्यार। बहुत मेहरबानी भाई, अल्लाह के हाँ जी वाले जी, वेलकम। हाँ अल्लाह जी हाफिज। वालेकुम सलाम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी जी, तो कल हम वो बात कर रहे थे, ये भाई हमारे बड़े प्यारे भाई हैं और ये इनकी जितनी तारीफ की जी जाए कम है, मगर ये हर वक्त जो है वो बहुत खुश इखलाक और ये बड़े मोहब्बत के साथ जो है वो पेश आने वाले। तो अल्लाह ताला उनको सेहत दें, तंदुरुस्ती दें। मुझे डर भी है क्योंकि ये इनको मैंने 2-3 दिन आमीन। पहले कहा कि आप बहुत ज़्यादा घूमे नहीं, इनका चूँकि सोशल नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इन्होंने वादा भी किया था कि मैं भी बहुत ज़्यादा नहीं निकलूँगा बाहर, पर अल्लाह पाक अपने ज़ुबान में रखें। अच्छा तन्हा ये बताएँ कि जैसे कि आप वो दोस्त भी हैं, नूह भी है, बल्कि 2 आप, मैं उस दिन पढ़ रहा था अखबार में कि आप लोग चारों एक किसी जगह पर मेडल्स आप सबने जीते थे कोई, पाकिस्तान जी के लिए, साउथ एशियन गेम्स में साउथ एशियन गेम। नेपाल। अच्छा, जी तो उसमें आपने गोल्ड जीता था आपने? जी, मैंने भी गोल्ड जीता था, नू के भाई ने और ये उस्मान भाई, हम चारों ने गोल्ड मेडल जीते थे। अच्छा, माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो ये पाकिस्तान की तरफ से आप 4 ही प्लेयर्स थे उस वक़्त एशियन गेम्स में, जो वेट लिफ्टिंग में? नहीं, वेट लिफ्टिंग के हम 7 मेल थे, मेल लिफ्टर, और अच्छा, 5 लड़कियां थी। अच्छा, लड़कियों में से एक का सिल्वर था, एक का ब्रॉन्ज था, और मेंस में 5 गोल्ड मेडल थे, अच्छा, और एक ब्रॉन्ज था, और एक सिल्वर था। ज़बरदस्त माशाल्लाह। तो इसमें जी आपके और उस्मान के जो वेट में फ़र्क है, आप कौन से वेट में वो कर जी, रहे हैं जब आते हैं मैं 67 में। 67 में? तो पाकिस्तान में और भी हैं जी प्लेयर्स जो 67 में हैं? जी, काफ़ी ज़्यादा लड़के हैं। अच्छा, उस्मान आप कौन से वेट से, उस्मान को मैं अभी भी मेरी आवाज़ नहीं आ रही, मौसम आपको पूछना पड़ेगा उस्मान से। उस्मान भाई आवाज आ रही है? नहीं, आपकी आ रही मुझे तरफ, जी जी, वो तलहा पूछ की रहे और थे, आपकी। वो ये पूछ रहे थे कि तलहा भाई 67 जो वेट है उस पे जी, आप जी। कम्पीट करते हैं, तो आप किस वेट में कम्पीट करते हैं? हाँ जी, मैं हैवी वेट कैटेगरी में आता हूँ, 102। अच्छा 102 में, तो इसमें और जी भी आपके साथ साथी भाई हैं जो काफी सारे लड़के जी जी, होंगे या? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर हैं। अच्छा अच्छा, जी जी, स्पेशली पाकिस्तान इंडिया, पाकिस्तान से। पाकिस्तान में। हाँ जी, डेफिनेटली। ठीक तो हो गया। तलहा ये बताएं कि जैसे पहलवान वगैरह उनका सब पूछते हैं कि आपकी खुराक वगैरह जैसे कुछ स्पेशल होती है, तो आपका कैसे होता है जो वेट लिफ्टर्स जी है, मगर आपको भी बड़ा वो ख्याल करना पड़ता है अपनी खुराक वगैरह का, सारा जो है वो जी, ट्रेनिंग काफ़ी वगैरह? आम पर्सन अच्छा से तो इस हमारी खुराक काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि जंक फूड शेक्स वगैरह ये नहीं हमने पीने या खाने पीने होते, क्योंकि अच्छा ये हमारे ट्रेनिंग में बहुत इफेक्ट करता है, और बॉडी वेट का भी इशू होता है, उसको भी मेंटेन करना पड़ता है, तो अच्छा, इस हवाले इसलिए से एक ये और सवाल था कि काफ़ी अलग होता है। आपका जो वेट लिफ्टिंग है, तो आपने प्रोटीन इंटेक जो होता है आपका, वो आपने किस हिसाब से लेना होता है? आपकी बॉडी वेट के डबल इंटेक होना चाहिए उसमें पाउंड्स में के एलबीएस?
आपकी जो डाइट है, तो प्रोटीन इंटेक में बॉडी पूछ रहा वेट हूँ पे क्या? भी डिपेंड करता है और आपके ट्रेनिंग पे भी डिपेंड करता है। जिस लिहाज से आप ट्रेनिंग कर रहे हैं उस तरह इस आपने लिहाज से किस लेनी है प्रोटीन, और साथ अपने बॉडी वेट के हिसाब से पर केजी को 2 स्कूप प्रोटीन के, और वो एक स्कूप मेरे ख्याल से 30 ग्राम का होता है। नहीं, आप चले गए उस पे, आप चले गए पुलवर पे, उस पे प्रोटीन पाउडर पे चले गए आप। मैं पूछ रहा हूँ आपको जो जी नेचुरल प्रोटीन है वो आपने किस हिसाब से लेना होता है, मतलब कि प्रोटीन इंटेक आपके बॉडी की कितनी होनी चाहिए आपके वेट के हिसाब से? आवाज आपकी आपके कट रही वेट है के थोड़ी, हिसाब से आवाज आ रही है? जी आवाज आपकी आपकी आवाज कट आ रही रही थी। है। जी जी, मैं पूछ रहा हूँ कि आपके जी जी, वेट के हिसाब से आपकी प्रोटीन इंटेक कितनी होनी चाहिए? वेट के हिसाब से आपके वेट के फेट करता है ये प्रोटीन इंटेक को फेट करता है आपकी वेट की बॉडी? पर केजी को 2 ग्राम चाहिए होता है। ठीक हो गया। तो ठीक है नाज़रीन, जो आपकी मैं बॉडी कह रहा वेट हूँ है, पर केजी 2 ग्राम चाहिए बॉडी होता है। वेट को आपने 2 ग्राम और आपने 1 किलो के हिसाब से देखना है। ठीक हो गया। तो जो आपने सप्लीमेंट में ये गए हैं आप, तो उस्मान भाई आप कुछ कहने लगे थे? ये जो पर केजी 2 ग्राम प्रोटीन इंटेक है ये एथलीट्स के लिए, ठीक हो गया। ठीक है। एक कॉमन पर्सन इतनी प्रोटीन इंटेक करेगा ना तो प्रोटीन के साइड इफेक्ट्स भी हैं। बल्कि अगर आप नेचुरल डाइट की बात कर रहे हैं कि नेचुरल डाइट में हम प्रोटीन इंटेक कर रहे हैं तो वो सबसे बेस्ट सोर्स है बीफ का, अच्छा। ठीक है। अगर आप बीफ को पर आम कॉमन पर्सन जो किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में मुलवस नहीं है वो अगर इस तरह प्रोटीन इंटेक करना शुरू कर देगा बीफ को पर केजी 2 ग्राम्स, तो वो किधर तक जाएगा। और बीफ इंटेक करने से यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, ये चीज़ें भी उसको साथ साथ खदशा करने को, मतलब उसको ये भी नुकसान होंगे, हाँ जी। यूरिक एसिड, ब्लड यूरिया वगैरह ये चीज़ें। तो ये तो हमारी तो कंजप्शन भी उस तरह है ना, अगर हाँ हमारी जी। इंटेक ज्यादा है कॉमन पर्सन से तो हमारी कंजप्शन भी ज्यादा है, तो हमें सही। उसी तरह एनर्जी लेवल भी बैक चाहिए, उसी तरह कैलोरीज भी हमारी इंटेक ज्यादा है, हमारी कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा जो आपको सुबह से शाम तक स्ट्रेंथ रखती है बॉडी में, वो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन नहीं है। प्रोटीन सिर्फ रिकवरी के लिए है, ठीक हो गया। मेन चीज कार्बोहाइड्रेट। कार्ब्स है। हाँ जी, आपको प्रोटीन चाहिए ट्रेनिंग के बाद, ट्रेनिंग से पहले नहीं। ट्रेनिंग से पहले आपको कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए ताकि आपकी ट्रेनिंग में स्ट्रेंथ रहे, आपके अंदर स्टेमिना रहे। तो ठीक है। अगर एक कॉमन पर्सन भी इस तरह इंटेक करना शुरू कर देगा नेचुरल डाइट में प्रोटीन को, तो वो दूसरे नुकसान भी साथ उसको जो है ना देखने पड़ेंगे। देखने पड़ेंगे। तो आप जो जी, क्योंकि सप्लीमेंट आप, कंजप्शन नहीं है ना। जी जी, तो जो सप्लीमेंट की बात अगर हम करें तो जी सप्लीमेंट्स में ये सुनने में है कि वो बूस्ट कर देती हैं अपनी, रिजल्ट बूस्ट कर देती हैं, जल्दी रिजल्ट आता है, अच्छा आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, ज़्यादा आपको एनर्जी मिलती है, लेकिन वो आपके जो टिश्यू है वो उसको ब्रेक डाउन कर देती है, और आपके जो क्या उसको कहते हैं, आपकी जो बॉडी होती है उसको ढीला ढीला कर देती है। तो ये बात सच है कि? नहीं, देखिए मेरी बात सुने, सबसे पहली बात तो ये है कि नेचुरल डाइट का मुतबादल कोई चीज़ नहीं, सप्लीमेंट्स भी नहीं, ठीक हो गया। नंबर 2, सप्लीमेंट इज अ शॉर्टकट टू रिकवर योरसेल्फ, क्योंकि अगर आपको मिसाल के तौर पे मुझे पूरे दिन में 200 ग्राम या 250 ग्राम प्रोटीन इंटेक करना है पूरे दिन में पर डे, हाँ तो जी। मैं पर डे में पता नहीं कितना बीफ खाना पड़े मुझे 250 ग्राम के लिए, तो वो तो ना मैं उसको हजम कर सकता हूँ ना मैं खा सकता हूँ रोजाना इतना बीफ, ठीक है। ये तो एक जेन्युइन कॉमन जो है ना बात है। एक तो बेवकूफ़ी होगा जो करेगा इस तरह कि मैं खा लूंगा, मैं कर लूंगा, दैट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। और प्रोटीन जो है, ये सप्लीमेंट्स जो है, ये इनको शॉर्टकट कह सकते हैं आप, कि जितना मतलब कि 5 किलो बीफ खाने से आपने प्रोटीन टेक करना था वो आप 2-3 स्कूप्स में कर रहे हो, और वो डाइजेस्ट भी आपको 40 to 45 मिनट्स में हो रहा है, वो आपको रिजल्ट भी उसी टाइम 45 मिनट्स के बाद वो शुरू हो जाता है, आपका रिजल्ट, आपकी रिकवरी शुरू हो जाती है। तो प्रोटीन इज बेसिकली शॉर्टकट है, ठीक है। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं टिश्यू डैमेज करना, ये इस तरह कभी भी नहीं होता, बशर्ते कि आप क्या कर रहे हैं, फैट लॉस कर रहे हो, मतलब कि वेट लॉस कर रहे हो, आप फैट बर्नर्स यूज कर रहे हो, आप फैट बर्निंग पिल्स ले रहे हो, आप किस तरह इंटेक कर रहे हो, आपकी डाइट क्या है, आपका रेस्ट पूरा नहीं पूरा, ये बहुत सारे अगर डिटेल्स में जाए फैक्ट्स हैं। अगर कोई भी एक फैक्ट पूरा नहीं है तो फिर आप कह सकते हो कि मुझे ये फलां साइड इफेक्ट हो गया, फलां साइड इफेक्ट हो गया। खाली प्रोटीन इंटेक करने या डाइट नेचुरल इंटेक करने से कुछ नहीं होता। हाँ, एक चीज हो रहा है, खाली डाइट अगर आप सोना भी खा लोगे ना वो भी आपको जो है ना फायदा नहीं दे सकती, जब तक आप खाली दाल टाइम से खा लोगे ना ट्रेनिंग के बाद, वो आपको ऐसे लगे जैसे सोना लग रहा है। और अगर ठीक ट्रेनिंग होगा। के बाद जो प्रोटीन आपको फौरी चाहिए था, आपने वो 2 घंटे बाद खाया, घंटे डेढ़ बाद खाया, वो आप सोना भी खा लोगे वो आपको नहीं लगेगा, क्योंकि जब टाइमिंग और बॉडी की क्वांटिटी। नीड थी, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट जनाब, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट की टू योर सक्सेस। उसके बाद आपका रेस्ट आ जाता है, आपकी नींद पूरी है नहीं पूरी है,
आपकी क्योंकि रात बनी अल्लाह ने आराम के लिए बनाई है, इंटरनल सिस्टम जो चलता है वो रात को रिकवरी का, वो दिन में नहीं चल सकता। जब आप रात को जागते हैं दिन में सोते हैं, वो आप इंटरनल कुदरती प्रोसेस को रिवर्स कर देते हो, उल्टा कर देते हो। उसने रात को आपने सोना था, उसने जाग के जो काम करना था, तो कैटाबॉलिज्म प्रोसेस शुरू हो जाता है कि अगर आप जब रात को सोते नहीं हो, बॉडी की जो रिकवरी हुई होती है वो भी तोड़फोड़ शुरू हो जाती है, मसल ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है, वो उल्टा नुकसान हो जाता है। तो नींद पूरी होनी चाहिए आपकी रात की, आपकी जो है डाइट है वो टाइम से इनटेक होनी चाहिए। फिर आप कहोगे यार मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, फिर आपकी ट्रेनिंग, आपके स्केड्यूल ट्रेनिंग, आपका प्लान क्या है, आपके डाइट प्लान कौन से, फिर वो दूसरी चीज़ें आती हैं। और दूसरा आपने जो कहा कि स्किन का लमक जाना, इसका ये तब होता है जब आप बहुत मोटापे में हैं और आप वेट लॉस करने के लिए आपने बहुत जल्दी कोशिश की है कि आप बहुत जल्दी वेट लॉस कर रहे हैं, आप फैट बर्नर्स ले रहे हैं, आप डाइट खानी छोड़ दी है, और जिनको मतलब कि नहीं पता होता क्या करना, ठीक हो उनके साथ क्या होता है, जो स्किन के ऊपर जो आपके सेल्स होते हैं ना, जो स्किन के ऊपर वो डेड हो जाते हैं। वो आपकी यकदम बॉडी में जो आप चेंज लाते हो ना फटाफट वेट लॉस करने के लिए, उनकी वजह से वो उस एटमॉस्फेयर को अपना नहीं सकते, वो डेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है लमक जाती है। और इसको रिकवर करने के लिए कम से कम 2 से 3 साल लग जाते हैं, और मल्टीविटामिन्स है और मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, वो 2 से 3 साल लगता है उस स्किन को वापस करने में। सही। वरना जो बंदा भी वेट लॉस करना चाहे उसको 4 to 5 मील्स डे में चाहिए। हाँ, वो 4 to 5 मील्स क्या चाहिए वो एक अलग इशू है, वो अलग टॉपिक है, वो तो फिर आप डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबा टॉपिक है। इस तरह बॉडी में कुछ जाएगा तो बाहर आएगा, कुछ जाना ही नहीं, आपने भूख काटनी, कुछ जाना ही नहीं अंदर, बाहर कुछ नहीं आना, उल्टा नुकसान हो रहा है। आपका मैदा भी खुशक हो जाएगा, चिलिंग हो जाएगा, आपका जिगर में गर्मी हो जाएगी। मतलब कि लोग कहते हैं कि भूख काटने से वजन करता है, इट्स टोटली रॉन्ग, टोटल रॉन्ग। यस। अच्छा तलहा, ये बताएं कि आप मगर रूटीन में कितने घंटे ट्रेनिंग करते हैं? मगर रोजाना करते हैं, वीकली करते हैं, हर दूसरे दिन करते हैं, किस तरह ट्रेनिंग वगैरह आपका कैसे होता है स्केड्यूल उसका? ट्रेनिंग वीकली सिर्फ हमें एक छुट्टी होती है, वो भी लास्ट डे एक्टिव रेस्ट कह लें। तो ये आजकल तो कोरोना की वजह से सिंगल टाइम कर रहा हूँ, वो भी घर में 2 घंटे। और वैसे 2 टाइम होती है हमारी ट्रेनिंग, 2 टाइम सुबह, 2 टाइम शाम को, वो रोजाना? ट्रेनिंग स्केड्यूल के हिसाब से। जी बिल्कुल। नहीं, ये जब आपके मैचेस वगैरह होते हैं उस ये मैचेस के दौरान होती है कि इसकी डेली रूटीन यही है? मैचेस के दौरान भी कह लें, या अगर कंपटीशन नहीं पास या काफ़ी दूर है, अगर इतनी नहीं ज़रूरत, तो उसके अंदर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लो ताकि आप एक्टिव रहो। फिर कंपटीशन के नज़दीक 2 टाइम कर लो, ये आप पे डिपेंड करता है ट्रेनिंग स्केड्यूल के हिसाब से, ट्रेनिंग शेड्यूल क्या है जो भी। नॉर्मल रूटीन में आप कितनी ट्रेनिंग करते हैं आप? 2 टाइम ही, मैं 2 टाइम ही करता हूँ। ठीक हो गया। कंपटीशन हो या ना हो, 2 टाइम। देखें, इट डिपेंड्स ऑन योर कंपटीशन कि आपको कंपटीशन कितनी दूर है। आर यू इन ए प्रिपरेशन फेस और आर यू इन ए कंपटीशन फेस? जब आपको कंपटीशन 4 माह रह गए आपको कंपटीशन में, तो आप एक कंपटीशन जो है ना फेस में एंटर हो जाते हो। उसमें आपकी 9 ट्रेनिंग्स होती हैं एक वीक में, 9 ट्रेनिंग सेशंस होते हैं एक वीक में, पर वीक 9 ट्रेनिंग सेशंस होते हैं। ठीक है, वो आप सुबह शाम करके करते हो। वो मतलब कि 7 डेज में 9 ट्रेनिंग सेशन आपने करने हैं, वो सुबह शाम करके आपने जिस तरह भी करने हैं, सुबह रेस्ट डाल लिया, शाम को रेस्ट डाल, इस तरह करके आप उसको ग्राफ को बनाते हो। और फिर ट्रेनिंग मुसलसल पीक पे नहीं आप लेके जा सकते, ग्राफ ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है, ताकि आप इंजरी से भी बचे रहो, आपकी रिकवरी भी पूरी होती है, मसाज वगैरह, आपकी रिहेबिलिटेशन जो है ना बॉडी की वो पूरी होती है। दूसरा, अगर आप कंपटीशन फेस में नहीं हो, आप प्रिपरेशन फेस में हो, यानी कि कंपटीशन में अभी 8 माह पड़े हैं, उससे 4 माह पहले आप होते हो प्रिपरेशन फेस में। उसमें आपके ट्रेनिंग सेशन और तरीके के होते हैं, उसमें आपकी रिहेबिलिटेशन, आपका इनटेक, आपका सब कुछ टोटली डिफरेंट होता है। जब आप प्रिपरेशन फेस में आ जाते हो 4 माह पहले कंपटीशन में, उसमें आपको टोटली ट्रेनिंग स्ट्रेटजीज जो है वो टोटली चेंज हो जाती है। ये चीज़ होती है, डिपेंड्स ऑन योर कंपटीशन के आप कौन से फेस में हो। ठीक। तो जो प्रिपरेशन फेस है उसमें आप काफी लो लेवल पे ट्रेनिंग करते हैं एज कम्पेयर टू कंपटीशन फेस? हाँ, जो होता है हमारा प्रिपरेशन फेज, उसमें हम वॉल्यूम लो रख के रेपिटेशन हाई होती है। मतलब कि हम 60-70% पे रहते हैं, लेकिन रेपिटेशन वॉल्यूम हाई होता है। उसको नीचे रेपिटेशन करते हैं, अपने मसल्स को स्ट्रेंथ, एंडोरेंस सब कुछ जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं, अपने इनटेक को पूरी करते हैं, ताकि हमने जब प्रिपरेशन फेज में एंटर होना है, हमारी नीचे इतनी वॉल्यूम प्रिपरेशन जो है ना वो तैयारी हो चुकी हो, एंडोरेंस बॉडी की हो चुकी हो, स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना इतना बन चुका हो कि हम इजीली अपने मैक्सिमम को टच कर सकें।
सही हो गया। तो इसके हवाले से एक और सवाल है कि जब लोग ट्रेनिंग करते हैं तो वो कुछ एक्सरसाइज होती हैं जो उन्होंने करनी होती हैं, तो वो उन्होंने सेट्स बनाए होते हैं कि यार ये इसका एक सेट बनाना है, इसका 2, इसके 4, ये वो, तो वो उसको अपनी रूटीन को भी चेंज करना पड़ता है कुछ हफ्तों बाद, कुछ महीनों बाद के, क्योंकि वो बॉडी तो उस चीज़ की आदी हो चुकी होती है ना, वो कि वो आप रूटीन के साथ चलता रहता है, वो खेमा आपका जो उसको कहते हैं रूटीन आप चलती रहती है कि उसको आपको चेंज करना पड़ता है? नहीं, ये क्वेश्चन आप वेट लिफ्टिंग के लिए पूछ रहे हैं या ऑल कॉमन एथलीट्स के लिए पूछ रहे हैं? वेट लिफ्टिंग के लिए। हाँ, वेट लिफ्टिंग में ये, सॉरी मैं आपका क्वेश्चन ज़रा रिपीट कीजिएगा कि आप कह रहे हैं सेम ट्रेनिंग? नहीं, ट्रेनिंग ये है कि मेरे हिसाब से जैसे मैं ट्रेनिंग अगर कर रहा हूँ तो मैंने एक अपने वो जी बनाया हुआ है, अपना चार्ट बनाया हुआ है कि यार इसके 4 सेट मारने हैं, इसके 5 सेट मारने हैं, और ये एक्सरसाइज मैंने रखी हुई है। अब वो जो एक्सरसाइज है वो मैं यानी करता कि रहूंगा आप तो कहना मेरी, चाह रहे हैं कि 70% के 4 सेट करने हैं, 80 के इतने करने हैं, हाँ हाँ, तो मेरी बॉडी 90% के इतने करने हैं, हाँ ये मेरी कहना चाह बॉडी रहे जो है वो उस चीज़ की आदी हो जाएगी एक टाइम बाद, 4 हफ्ते बाद, 2 महीने बाद वो सेट्स वो एक्सरसाइज उसकी आदी हो जाएगी। अब वो चेंज करनी पड़ेगी कि उसी में आप कंटिन्यू कर सकते हैं? नहीं, वो डिपेंड करता है, आप चेंज भी कर सकते हैं, डजंट मैटर, आप चेंज भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं किसी किस्म का, वो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चेंज कर सकते हैं, बल्कि चेंज करना चाहिए करना चाहिए। आपकी। हाँ बिल्कुल, मसल्स को एक ही स्टेबिलिटी पे नहीं लेके जाना चाहिए, मसलसल एक ही पीक पे नहीं लेके जाना चाहिए, या एक ही ट्रेनिंग पैटर्न पे नहीं चलना चाहिए। वो आप चेंज करेंगे तो आपकी बॉडी को चेंज मिलेगा, वो बेहतर है आपकी ग्रोथ के लिए, मसल्स के लिए। ठीक होगा। तो इसके अलावा अबू बकर आवाज आ रही है? अबू बकर आवाज आ रही है? हाँ जी 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 तलहा भाई, ये बताएं कि आपने अभी तक कितने मेडल्स जीते हुए हैं, कुछ याद आपको, अंदाजा है? यार मैंने काफ़ी ज़्यादा जीते हैं मेडल। कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीते हुए हैं 2-3 दफ़ा। कॉमनवेल्थ गेम्स का मैं ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ, रिकॉर्ड होल्डर भी हूँ, और साउथ एशियन गेम्स का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। इससे जो अब ये रिसेंटली हुआ उज़्बेकिस्तान में इंटरनेशनल सॉलिडारिटी चैम्पियनशिप थी, उसमें 3 गोल्ड मेडल मैंने जीते हैं। अच्छा माशाल्लाह। और इसके अलावा एशियन यूथ चैम्पियनशिप का मैं सिल्वर मेडलिस्ट हूँ। अच्छा, तो ये जो गवर्नमेंट है, जैसे वो क्रिकेट वगैरह भी, तो खैर क्रिकेट का भी कल मेरी कोई क्रिकेटर नो भी रोंदे वो ये जो खेलते हैं छोटे सुई गैस वालों दे वापडा शापडा वालों, तो मगे वो वेट लिफ्टिंग में कैसा वो मगे वो होती है हुकूमती सतह पर स्पोर्ट वगैरह करते हैं, या कि बिल्कुल उसी तरह नहीं जैसे कि एक वो क्रिकेट को दिया जाता है पूरा एक फेम सा जैसे? बिल्कुल ऐसे ही है, पहले क्रिकेट है, उसके बाद हाँ मैं वो भी अगर हमारी किसी की सुनी गई तो ठीक है, नहीं तो नहीं। क्योंकि काफ़ी ऐसे मेरे कंपटीशन है जिसका मुझे अभी तक प्राइज़ कोई नहीं मिला, यहाँ कोई पूछा नहीं, तो बस यही कहते हैं जी लगे रहो लगे रहो। तो पहले क्रिकेट है, अब बता रहे हैं क्रिकेट वालों को कुछ भी नहीं मिल रहा, यानी कि अब उनको कुछ नहीं मिल रहा तो हम तो दूर दूर तक नहीं है। तो तलहा कोई ऐसा कंपटीशन जो आपको याद हो, जो आपको लगा यार ये सख्त है, या कुछ इस तरह, या कोई ऐसा कोई किसी जगह पे आप गए हो, आपने कहा यार किस तरह मतलब फीलिंग्स होती है आपकी, कि कोई ऐसा आपको लगा कि ये कंपटीशन बहुत सख्त था, या इधर से मैंने लाजमी जीत के जाना है, या हर मैच के दौरान आपके अंदर होता है इस तरह यार कि मैंने ये जीतना है, मेडल ये लेके जाना है? हर कंपटीशन के दौरान यही फीलिंग्स होती है कि अब मेहनत की या फलाना कंपटीशन आया तो वहाँ पे अपना 100% देना है। ये नहीं देना कि कौन आया कौन नहीं आया, या इधर लड़का हल्का है वो मेरे से कम उठाता, वो 50 किलो उठाता, मैं 100 किलो उठाता हूँ, तो मैं भी 60-70% कर दूंगा। मैं उधर अल्हम्दुलिल्लाह उधर जाके अपना 100% देता हूँ, उसका फिर जो रिजल्ट मिलता है वो फिर उसी के साथ चलना पड़ता है। तो जब आप दूसरे ममालिक में जाते हो खेलने, तो हर मुल्क में पाकिस्तानी तो होते हैं, तो पाकिस्तानी आते हैं आपके मैचेस वगैरह देखने, सपोर्ट वगैरह करते हैं? जी काफ़ी ज़्यादा। उधर उज़्बेकिस्तान भी था मैं, तो वहाँ पे भी कुछ यूनिवर्सिटी के लड़के थे पाकिस्तान से, वहाँ पढ़ने गए थे, तो वो मेरे कंपटीशन पे आए थे, उन्होंने सपोर्ट भी की थी। वहाँ पे पाकिस्तान के उन्होंने नारे भी लगाए थे, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा माशाल्लाह, अच्छा जबरदस्त जी। मोहसिन, आप पूछोगे, चूंकि उस्मान को मेरी आवाज नहीं जा मुझे रही, आ रही है आपकी आवाज। आ रही है आवाज? जी 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 उस्मान, वो सेम क्वेश्चंस आपके लिए, मगर वही सवाल आपके लिए भी हैं कि कितने मेडल याद हैं? जी मैं आपके पहले क्वेश्चन का बता दूं कि 2008 से 2018 तक जो है ना, वो 2019 तक मल्टीपल टाइम नेशनल चैंपियन
एंड रिकॉर्ड होल्डर। उसके अलावा ट्रिपल साउथ एशियन गेम्स मेडलिस्ट, 2 गोल्ड 1 सिल्वर, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप सिल्वर मेडल। उसके अलावा जूनियर एशियन गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, ये मेरे इंटरनेशनल मेडल्स हैं मेरे पास। उसके अलावा मेरे पास पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ के मुतअद्दिद रिकॉर्ड्स और मुतअद्दिद मेडल्स हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है वो मतलब कि मैंने 200 प्लस कंपटीशन अल्हम्दुलिल्लाह अब तक खेल चुका हूँ। तो आपका और आपकी कैसी जी फीलिंग्स होती हैं जब जाते हैं खेलते हैं दूसरे ममालिक में, कि मगर क्या ज़हन में होता है उस वक्त जब आप वेट उठाने लगते हैं? क्योंकि आज मैं एक देख रहा था एक ट्रेलर ना आपके इंस्टाग्राम पर, इसके तलहा के शायद यहाँ आपके था, उसमें वो रेफरी आवाजें दे रहा है आप उठाने से पहले, जैसे नहीं वो जोश सा दिलवाते, तो फिर जी आप जी भी आवाज दे रहे थे ऊंची वेट उठाने से पहले, वो जी जी उसका क्या कोई मकसद होता है या क्या वो एक फीलिंग होती है जिससे बेसिकली जो है ना, अब जब आप वेट लिफ्ट करने लगते हो ना, तो आपके अंदर अ, एक काइंड ऑफ एनर्जी जो है ना वो कुदरती पैदा होती है। और अगर आप खामोश रहोगे ना, तो वो एनर्जी आप निकालनी पड़ती है आवाज़ के ज़रिए। मतलब कि आपने अपने एक्सप्रेशंस का जो गुस्से का और जोश का इजहार है ना, वो एक साउंड के ज़रिए, आवाज़ के ज़रिए जो है ना वो निकालना होता है। तो उसमें हम ये करते हैं कि ऊंची आवाज़ में बोलते हैं अल्लाह अकबर, क्योंकि अल्लाह से बड़ा कोई अच्छा नहीं। हाँ जी, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो अल्लाह अकबर, इससे गायबी मदद भी अल्लाह के साथ शामिल हो जाती है, इससे रूहानी ताकत भी मिलती है और ईमानी ताकत भी मिलती है। तो इट्स काइंड ऑफ मतलब कि आप नॉन मुस्लिम में खड़े हो तो फिर वो और ही फीलिंग्स होती हैं जब आप कहते हो अल्लाह अकबर ऊंची आवाज़ से। तो अल्लाह ताला भी है, फिर वो भी मदद करता है। हमने मेहनत तो की होती है, लेकिन मेहनत करके दुआ न करना वो तो एक अहमकाना बात है। और दुआ भी है और अल्लाह ताला से करते हैं कि अल्लाह इतनी मेहनत की है, इसका लाजमी सिला फल देना। तो अल्लाह से तो जब उस्मान मांगा जाए तो बेशक जी ऐसे ही है। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि जैसे अभी तलहा का तो मुझे पता है उसके पापा करवा रहे हैं, तो आपके भी अब्बू साथ होते हैं मके क्लब में जब आप ट्रेनिंग वगैरह कर रहे होते हो, तो वो ही जी कोचिंग कर रहे होते हैं? नहीं नहीं, कोचिंग तो नहीं वो करते, वो अपनी ट्रेनिंग करते हैं। मुझे जो मेरे जो उस्ताद थे नवीद असलम मलिक साहब और आसिफ डार साहब, ये दोनों फोत हो अच्छा चुके हैं, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे। और मेरे जो आमीन। तीसरे उस्ताद हैं अरशद मलिक साहब, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट, वो इस वक्त फालज के अटैक की वजह से बेड पे हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। उनके ही शागिर्द हैं बाबर भट्ट साहब, नू के चाचू, नू भट्ट के चाचू बाबर भट्ट साहब। वो मुझे जो है ना पिछले 5-6 सालों से कोचिंग कर रहे हैं मेरे, वो इस वक्त मुझे ट्रेनिंग में उनके अंडर करते हैं। जबरदस्त। अच्छा, आप तलहा कोई मैसेज देना चाहोगे आप देखने वालों को जो वेट लिफ्टर के शौकीन है? मगर एक मैं चीज पूछूंगा कि इसके लिए कोई एज लिमिट होती है कि आपने इस एज में स्टार्ट करना है मगर वेट उठाना, या आप किसी भी एज में वो कर सकते हैं स्टार्ट? और दूसरा मैंने ये पूछना है कि सपोज इसके लिए कोई मगर आपको पहले सीखना चाहिए कि बंदा वो खुद ही जाए क्लब में, जैसे जाकर वो ज्यादा प्लेटें डाल के उठानी शुरू करते, तो वो खतरनाक भी हो सकती हैं, या बंदा कोशिश कर सकता है अगर इजीली उठा सके? नहीं, मैं तो इतना ही कहूँगा, अगर कुछ आपने बनना है वेट लिफ्टिंग के जरिए, वेट लिफ्टिंग में ये 1 से सीधा 10वें स्टेप पे नहीं जा सकता बंदा, 1 2 3 4 करके जाना पड़ता है। मुझे तकरीबन 10 साल लगे थे एक प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। 2008 से मैंने स्टार्ट की थी, तो 2015 में मैंने पहला कंपटीशन खेला था न्यूजीलैंड में, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स। तो पीछे एक मेहनत होती है, प्रैक्टिस होती है, और वेट लिफ्टिंग में कोई भी परफेक्ट नहीं बन सकता, कोई ना कोई उसके अंदर खामी रहती ज़रूर है। टेक्निक का कह लें, कोई ना कोई इंजरी उसे रहती है एथलीट को, वेट लिफ्टर को। तो मैं यही कहूँगा कि प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने कुछ बनना है तो नीचे से, बिगनर से शुरू करना पड़ेगा। 8 से या 10 साल की उम्र ठीक है स्टार्ट करने के लिए। 8 से 10 साल के उम्र में स्टार्ट कर सकता है बंदा, बच्चा? जी, लिफ्टिंग। तो वो फिर बिल्कुल जब सही। आप मेच्योर हो जाएं, बड़े हो जाएं, तो मैं फिर समझ एक रहा हूँ आपका क्लब लेवल बन जाएगा जाता है, बाकी किसी के साथ वो कंपटीशन यूज बेस होगा होगी। उसको देख देख कर, मैं समझ रहा हूँ बिल्कुल सही, जबरदस्त। हाँ हाँ समझ, तो जो कार्डियो उस्मान, होता है, कार्डियो। जी, जी पूछो। नहीं सॉरी, पूछें आप। मैंने ये पूछना था कि कार्डियो किससे आवाम जी। कहती है कि कार्डियो बहुत ज़रूरी है लिफ्टिंग में और इसमें ट्रेनिंग में। तो कुछ लोग कहते हैं कि कार्डियो जो है वो ट्रेनिंग से पहले आप करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं बाद कार्डियो में के करें तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है।
कार्डियो के बारे में मुझे इतना कुछ खास नहीं पता है, उस्मान भाई आपको बताएंगे। जी वेट लिफ्टिंग में कार्डियो नहीं है। वेट लिफ्टिंग में 30 to 40 मीटर्स की स्प्रिंट्स होती है मॉर्निंग सेशन में, ठीक है। मॉर्निंग जब ठीक आप ठीक सेशन करते हैं ना, उसके सेशन के साथ आपकी इंक्लूड होती है 30 to 40 मीटर्स की स्प्रिंट्स होती है 5 से 7। ये मॉर्निंग ट्रेनिंग में लाजमी होती है वेट लिफ्टिंग के लिए। इसके अलावा वर्टिकल जंप है, फ्रॉग जंप है, ये जंप वगैरह भी साथ शामिल होते हैं आपकी फिजिकल फिटनेस के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए, ताकि आपके जॉइंट्स जो है ना वो मजबूत रहे। तो ये ठीक। कार्डियो वगैरह जो है ये एक आम कॉमन पर्सन के लिए होता है, जिसने फैट लॉस करना है या वैसे अपना वॉक करनी है ओल्ड एज में जाके। लोग पाकिस्तान में, अगर आप पाकिस्तान का सिस्टम देखें, क्योंकि आप जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ना उसमें बहुत डिफरेंट है। हालांकि जैसे आपने तलहा को क्वेश्चन किया है कि तलहा ने कहा कि मुझे 10 साल लगे एक मुकाम पे पहुंचने में, या मैंने एक अचीवमेंट की और मैंने टूर किया, इतने साल लगते हैं, 1 2 3 4 5 से 7 करके 10 पे पहुंचोगे, 1 से 10 पे नहीं पहुंचोगे। लेकिन मैं इस बात को इस तरह लेता हूँ कि अगर आप वर्ल्ड का सारा स्पोर्ट्स का सिस्टम देखें और पाकिस्तान का स्पोर्ट्स का सिस्टम देखें, वो टोटली डिफरेंट है। अगर आप पाकिस्तान में रह के ट्रेनिंग कर रहे हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, फिर आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करना पड़ेगा। अगर आप बाहर जो डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में वर्ल्ड चैंपियन है, ओलंपिक चैंपियन है उनके एथलीट्स, अगर आप वहाँ ट्रेनिंग कर रहे हो, तो उधर ये सिस्टम नहीं है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9। वो इतने आगे हैं स्पोर्ट्स रिसर्च में कि हम सोच भी नहीं कर सकते, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उधर ये नहीं है, उधर बहुत जल्दी अचीवमेंट शुरू हो जाती है लड़के की, बच्चे की। मिसाल के तौर पे मैंने ऐसे भी काजाकिस्तान के या मैं बड़े और भी नाम है वेट लिफ्टर्स हैं जो 17 साल की उम्र में वर्ल्ड चैंपियन हुए हैं। 17 ईयर्स एज में उनकी स्टार्टिंग लाइफ क्या है, 11 ईयर्स 12 ईयर्स स्टार्ट किया, 17 ईयर्स में वो वर्ल्ड चैंपियन हो गए। मतलब कि बाहर का टोटली निज़ाम डिफरेंट है। आप अगर जो क्वेश्चन कर रहे हो उसमें थोड़ा जो है ना वो एक समझ ले कि बाहर का निज़ाम अलग है, पाकिस्तान का सिस्टम अलग है स्पोर्ट्स का। इधर हमें अपने सिस्टम के साथ चलना पड़ता है, हम बाहर वाला सिस्टम नहीं अपना सकते इधर, क्योंकि उस तरह फैकल्टी नहीं है हमारे पास। और बाहर का सिस्टम अलग है, उनके पास फैकल्टी बहुत ज़्यादा है। अगर हम उनका सिस्टम अपना के इधर कोशिश करेंगे पाकिस्तान के सिस्टम के साथ चला लें उनको, हमें इंजरी हो जाएगी। हम उस तरह कर ही नहीं सकते ट्रेनिंग, हम उस तरह रिहेबिलिटेशन नहीं कर सकते जो उनके पास है। तो इट्स टोटली डिफरेंट। अच्छा, मुझे याद आई एक चीज़, मुझे जब लास्ट टाइम डिस्कस हुई थी वो इस्लाम भाई से, तलहा के पापा से, तो वो बता रहे थे कि जब हम लोग ट्रेनिंग्स वगैरह करते हैं ना इधर, तो जब ये दूसरे ममालिक में जाते हैं तो कहते हैं कि अगर थोड़ा सा भी फर्क निकला है वेट में तो वो प्लेयर के लिए प्रॉब्लम बन सकती है। ये ऐसे ही है? जी बिल्कुल। बॉडी वेट में हमारा जो हम पाकिस्तान में जो दसो नहीं बोल रहा बोलो बोल गल कर हमारी बारी 10 कर ले पहले, फिर मैं कराऊंगा। हाँ तलहा करो, बताओ आप। हमारा जो हम यहाँ पे जो इक्विपमेंट यूज करते हैं वो पाकिस्तानी देसी है, और जो बाहर है वो सारा टोटली, जैसे ये स्वीडन का आपकी कंट्री का नंबर 1 है वर्ल्ड का, तो वो कंपटीशन पे यूज होता है। उसकी प्ले अलग है, एक फेंकना अलग है, रॉड उसके अलग है, और उस लिहाज से उसकी ग्रिप है। और जो पाकिस्तान में हमारे रॉड इतने नहीं, यानी कि हुकूमत नहीं इतना सपोर्ट करती कि वो हमें परचेज करके दें वहाँ से कि हम ट्रेनिंग कर सकें। वो भी एक आधा सेट ही होता है उधर इस्लामाबाद कैंप में, जब भी हम जाते हैं तो यूज़ कर लेते हैं। वो भी कैंप की हद तक। अब 2-3 साल से कैंप नहीं लगा, तो घर के अंदर रह के जो हमें मिलता है तो उसी से यूज़ कर रहे हैं। तो बाहर जाए काफ़ी ज़्यादा फिर फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल सही जी। उस्मान, आप कहना चाहेंगे? हाँ जी, आपने, मैं तो पहले ये आपसे पूछो, आपने ये वेट वाला क्वेश्चन किया, ये बॉडी वेट का किया है या आपने वेट एक्सेसरीज का किया? वेट एक्सेसरीज का। वेट एक्सेसरीज का किया, ठीक है। मुझे ये था कि आप बॉडी वेट की बात कर रहे हैं। जी, वेट एक्सेसरीज का ये है कि एक स्वीडिश कंपनी है एलिको, ठीक है, स्वीडन में ही है। उसके अलावा मजीद काफ़ी इंटरनेशनल कंपनीज हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का वेट बनाती हैं। जब आप कोई कंपनी वेट प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस करती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, वो सबसे पहले जो है ना वो पास होने के लिए आता है IWF, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, जो पूरी दुनिया की वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की फादर है। वो पहले उसको टेस्ट करती है, क्या ये बार, क्या ये डिस्क जो है ये कंपैटिबल है कंपटीशन के लिए, ट्रेनिंग के लिए। वो पहले अप्रूवल देती है उस कंपनी को। उनका स्टिकर बाकायदा ऊपर वेट एक्सेसरीज के ऊपर लगा होता है कि दिस कंपनी हैज बीन प्रूव्ड कि इनका वेट आप इस्तेमाल कर सकते हो वर्ल्ड में, क्लब में ट्रेनिंग के लिए। और उसके अलावा ट्रेनिंग बार्स अलग है, कॉम्पिटिशन बार्स अलग है, ट्रेनिंग डिस्क अलग है, कंपटीशन डिस्क अलग है, प्लेटफॉर्म अलग है। इसमें टोटली मतलब कि बहुत ज़्यादा रेंज है वेट एक्सेसरीज में।
तो पाकिस्तान में जो है वो स्टैंडर्डाइज वेट जो है वो जो इंटरनेशनल लेवल पे इस्तेमाल होता है वो इतना ज़्यादा नहीं मौजूद। स्पेशली अगर आप लोकल ट्रेनिंग क्लब्स की बात करें तो मेरा नहीं ख्याल है कि एक आध क्लब होगा जिसके पास मौजूद है, वो भी उन्होंने खुद से अपनी पॉकेट से खर्चा करके मंगवाया होगा, ठीक है, परचेज किया। वरना हमारे पास जो है वो लोकल मेड बार है, लोकल मेड डिस्क हैं जिसके ऊपर हम ट्रेनिंग करते हैं, और वो उसकी मेजरमेंट जो है ना वो अंदाजे के मुताबिक होती है। अच्छा यार ये 20 किलो पूरी होगी, मेरा कंडा पूरा दे रहा है, मेरा वेइंग मशीन पूरी बता रही है, उसकी वेइंग मशीन आधा किलो कम बता रही है, वो इस तरह मतलब रफली आइडिया के साथ जो है वो हम चल रहे हैं। जब हम अपने लोकल वेट से कॉम्पिटिशन्स के लिए बाहर स्टैंडर्डाइज वेट पे जाते हैं तो वो टोटली एक डिफरेंट होता है, हाइट डिस्क की फर्क हो जाती है। लोकल डिस्क की हाइट ऊंची है, जो स्टैंडर्डाइज डिस्क है उसकी हाइट नीची है, उससे आपके बॉडी पोस्चर में टेक्निक में फर्क आ जाता है। जहाँ आप ऊंची डिस्क पे ये पोजीशन पे बैठ रहे हो, वो जो स्टैंडर्डाइज वेट है वो नीचे डिस्क है, वो इस पोजीशन पे करना पड़ना है। वो मसल डेवलपमेंट जो है ना वो देसी वेट की वजह से ना जो हो गई होती है ना स्ट्रेंथ, और वो उस पे नहीं, उस तरह मसल डेवलप ही नहीं हुआ था, उस तरह बॉडी पोस्चर उस तरह होता ही नहीं है ट्रेनिंग पे। वो बड़ा एक जो है ना वक्ती तौर पे मसला बन जाता है। मैं समझ सकता हूँ जी। हम उम्मीद करते हैं, लेकिन ये है कि फिर भी यार आप लोगों को बहुत ज्यादा दाद कि आप लोग ये सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद जाते हो, मेडल्स लेके आते हो, और खास तौर पर सच पूछो पाकिस्तान में डेफिनेटली हम देखते हैं कि जब आप लोग आते हो तो किस तरह लोग वो सेलिब्रेट करते हैं, बकायदा वो डोल डमक्का होता है, लोग वो भंगड़े। तो इसी तरह जैसे हम जो लोग बैठे हैं जो ओवरसीज हैं, इसी तरह हम लोग भी बहुत खुश होते हैं। बल्कि इधर बहुत ज्यादा में नजर आता है हमारे दोस्त वगैरह, वो आप लोगों के पोस्टर्स वगैरह शेयर कर रहे होते हैं बहुत ज्यादा, और वो मके खुशी इस तरह वो सेलिब्रेट करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह बेहतर होगा, अल्लाह ताला बेहतर करे ये चीजें हैं। यार उस्मान बहुत मेहरबानी, मुझे पता आप जिम में हो अभी इस वक्त, तो ये कि बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आपके वक्त का यार। कोई मसला नहीं, आपके टाइम का शुक्रिया, आपने इस काबिल समझा और नहीं बात की है। तलहा आपकी भी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। दोनों घर में सलाम कहना सबसे, अपना ख्याल रखना, फिर जल्दी सोया करो, देर ना उठा करो। ठीक है, ओके, अल्लाह वाले जी, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी, अल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी नाजरीन, ये थे हमारे 2 चैंपियंस। तो इंशाल्लाह ताला आपसे एक या 2 हफ्ते बाद होगी मुलाकात, क्योंकि तीसरा दिन ना थक गया हूँ मैं, और चूंकि ये इस हफ्ते करने पड़ गए वो 3 एपिसोड, तो किसी वजह से, तो इंशाल्लाह ताला अब ये है कि अरशद खान साहब भी आपसे सलाम दुआ किया करेंगे आकर गाहे बगाहे, और शकील भाई जैसा कि मैंने बताया था कि उनका ऑनलाइन मुशायरा भी साथ होगा। और भी कोई बंदा अगर कोई करना चाहता तो हमारा प्लेटफॉर्म सबके लिए ओपन है, हर बंदा वेलकम है। मक्के कोई भी बंदा अगर कोई करना चाहता है, कोई हेल्प किसी चीज़ की भी इसको समझने के लिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, ये सारे प्रोग्राम जो इस्तेमाल करने बहुत ईजी हैं। तो अगर आपके जहन में कोई आइडिया है, ऐसा आप करना चाहते हैं, तो आप उसे होस्ट करना चाह रहे हैं, आपका कोई इस तरह गेस्ट, कोई भी किसी किस्म का आइडिया है, आप शकील खान शक्कू साहब से रब्ता कर सकते हैं, मलिक हसान साहब हैं, अरशद खान मुल्तानी साहब हैं, मोहसन है, मलिक सिजाद साहब हैं, मुझसे किसी से रब्ता कर सकते हैं, मैसेज भेज दें। तो ये कि हर बंदा वेलकम है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। अल्लाह हाफिज़ जी, शुक्रिया।